लिखो तरंगों के प्रकार। सबसे पहले अपन लिखते हैं तरंगों के प्रकार। तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? तरंगें दो प्रकार की होती हैं। पहली तरंग कौन सी है? पहली तरंग है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंगें, ठीक है, पहली है यांत्रिक तरंगें। और दूसरी तरंग कौन सी है? अयांत्रिक तरंगें। अयांत्रिक तरंगें। देखो, यांत्रिक तरंगें और अयांत्रिक तरंगें। अयांत्रिक तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? और यांत्रिक तरंगों की बात चल रही है। यांत्रिक तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? पहली है अनुप्रस्थ तरंगें। यांत्रिक तरंगें। दूसरी कौन सी है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें, ठीक है। अयांत्रिक तरंगों का दूसरा नाम क्या है? विद्युत चुंबकीय चुंबकीय तरंगें। अच्छा, आपको मैं समझाता हूं। अनुदैर्ध्य तरंग एक प्रकार की होती है, कह सकते हैं कि ये तरंग ध्वनि तरंग होती है। अनुदैर्ध्य तरंग क्या है? ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग है इसका उदाहरण। इतनी बात समझ में आ गई? एक बात और समझ, सुनो ध्यान से। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, एक बार समझने की कोशिश करो। एक बार समझने की कोशिश करो कि क्या होती है। देखो, सबसे पहले आपने आज तक किरणें सुनी होंगी। क्या सुनी होंगी? किरणें सुनी होंगी। सुनो ध्यान से। आप अगर बात आपने सुनी हो अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। देखो इसके अंदर पहली किरणें कौन सी है? एक्स किरणें हो गई। सुनिए आपने एक्सरे के अंदर। अरे एक्सरे सुना है क्या आपने? एक्सरे मतलब कि एक्स किरणें, रे का मतलब किरणें होती है। तो पहली विद्युत चुंबकीय तरंगें कितने प्रकार की होगी? एक्स किरणें। दूसरी हो गई गामा किरणें, सुनिए ना। और तीसरी क्या हो गई? पैराबैंगनी किरणें। और चौथी क्या होती है? रेडियो किरणें। रेडियो, अरे रेडियो जब बजता है ना ऊपर से तो तरंगे तो निकलती है इसके अंदर, तो रेडियो किरणें बोल रहे हैं इनको, ठीक है। और कौन सी है? अवरक्त किरणें। और सुनिए आपने अल्फा किरणें। और भी सुनी होंगी आपने। अरे गामा किरणें, अल्फा हो गई, गामा हो गई, और कौन सी हो गई? एक्सरे, गामा, पैराबैंगनी, रेडियो, अवरक्त, है ना। और दृश्य किरणें और सूक्ष्म किरणें। दृश्य और सूक्ष्म किरणें। दृश्य किरणें और क्या आ गई? आठवीं और आ गई, एक और लिख लो।
सूक्ष्म किरणें, ठीक है, 8 हो गए कुल मिलाकर। और अनुदैर्घ्य तरंग क्या है, एक तरीके से ध्वनि तरंग है, ठीक है। देखो अभी तक हमने सिर्फ किरणों के डिटेल के बारे में पढ़ा है, तो आज हम पढ़ेंगे यांत्रिक किरणों के बारे में, ठीक है। यांत्रिक किरणें क्या होती हैं? यांत्रिक किरणों की अगर हम बात करें तो ये इसके अंदर भौतिक माध्यम होता है। क्या होता है? भौतिक माध्यम। हम समझाएंगे आपको कि भौतिक माध्यम क्या होता है। भौतिक माध्यम के कारण, भौतिक माध्यम से यांत्रिक किरणों का क्या होता है, संचरण होता है। यांत्रिक किरणों का क्या होता है, संचरण। का संचरण होता है। अब एक बात आप सुनो और, कि जैसे हम अगर बात करें आपसे कि भौतिक माध्यम क्या होता है, तो भौतिक माध्यम दो प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से? एक तो होता है, मैंने आपको बताया था, एक होता है भौतिक माध्यम जड़त्व। पहला क्या होता है? जड़त्व। और दूसरा क्या होता है? प्रत्यास्था। बता रखा है ना मैंने, प्रत्यास्था। क्या होता है? एक तो होता है जड़त्व और एक क्या होता है, प्रत्यास्था। जड़त्व के कारण माध्यम के कण गतिज ऊर्जा संचित करते हैं। जड़त्व के कारण क्या होता है? देखो जड़त्व शब्द बना है किसमें? जब भी हम जड़त्व की बात कर रहे थे ना, तो जड़त्व का मतलब होता है एक कोई भी वस्तु तब तक उसी अवस्था में रखी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो कहने का मतलब क्या है? जड़त्व में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। मतलब कि जड़त्व किसके कारण होता है? गतिज ऊर्जा के कारण होता है, ठीक है। और प्रत्यास्था में क्या होता है बताओ? प्रत्यास्था में क्या होता है? मैंने आपको एक रबड़ का एग्जांपल दिया था। आप इस रबड़ को यहां से यहां तक खींचो, अगर आप इसको खींचोगे तो इसकी लंबाई में क्या हो जाएगी? लंबाई में क्या हो जाएगा? लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। लंबाई में क्या हो रहा है? परिवर्तन। लिखो इसको जल्दी, ठीक है। और लाइन लिखो इसके अंदर, प्रत्यास्था के कारण वे निकटवर्ती कणों को विक्षोभ प्रदान करके अपनी स्थिति में लौट सकते हैं। प्रत्यास्था के कारण क्या होता है? निकटवर्ती कणों को विक्षोभ प्रदान करके निकटवर्ती कणों को विक्षोभ प्रदान करके प्रारंभिक स्थिति में क्या कर सकते हैं? स्थिति में क्या हो सकते हैं? लौट सकते हैं। लौट सकते हैं, प्रारंभिक स्थिति में लौट सकते हैं। यांत्रिक तरंगें कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। अब तो तुम्हारे फुल याद है। कितने प्रकार की होती है यांत्रिक तरंगें? कौन कौन सी? कौन कौन सी? अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो लिखो यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं। यांत्रिक तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। पहली कौन सी है? पहली कौन सी है? अनुप्रस्थ।
और दूसरी कौन सी है? अनुदैर्घ्य। दूसरी है अनुदैर्घ्य। ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण बताओ आप। पहला है इसका उदाहरण, स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग। तो देखो, अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण इंपॉर्टेंट है। अगर आपके उदाहरण समझ में आ गए ना, तो समझ लेना आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपके उदाहरण समझ में आ गए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग, तो यहां लिख रहा हूं मैं अनुप्रस्थ तरंग पहली। ठीक है। और दूसरी कहां लिख रहा हूं? इधर, अनुदैर्घ्य तरंग। देखो, अनुप्रस्थ तरंग के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? स्थिर जल में स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग। पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग है। ये तो है पहला पॉइंट। दूसरा उदाहरण क्या है बताओ? दूसरा उदाहरण है प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंगे। तीसरा क्या है? तीसरा आपने देखा हो, भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे। भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे। और चौथा पॉइंट फिर आ रहा है आपका, डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे। डोरी युक्त तार देखा आपने? तारों में उत्पन्न तरंगे। आप मुझे बताओ सबसे पहले कि डोरी युक्त तरंगे कौन कौन सी हो सकती हैं? उदाहरण बताओ। 3 उदाहरण बता रहा हूं, सितार, गिटार, वीणा। सितार, और फिर गिटार, फिर क्या है? वीणा। आप इनके अलावा बताओ आप, और क्या बजता है तार से? सितार आप बजा सकते हैं, गिटार आप तार से बजा सकते हैं, वीणा में भी तार होता है। देखा कभी आपने सितार, गिटार, वीणा? बताओ। तो इसके 4 इंपॉर्टेंट उदाहरण है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उसके बाद आती हैं अनुदैर्घ्य तरंगें। उसके बाद इसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है, एक तरीके से याद रखना है आपको। देखो, अनुप्रस्थ तरंग सुरंग एवं गर्त के रूप में तरंग गति पैदा करती हैं। आपने देखा होगा
यहाँ पर मैं आपको कल भी बता रहा था, इसमें इस तरीके से एक लाइन ऐसे होती है, इस तरीके से। तो ये क्या है आपका सुरंग है ना, ये है कि नहीं बताओ। ये क्या है आपका गर्त है, ये क्या है सुरंग है, और ये क्या है आपका गर्त है। ये जिस दिशा में आपकी तरंग जा रही है, ये तरंग की गति है, गति की दिशा है, तरंग की गति की दिशा। मैं आपको एक सिंपल ही बताऊं, कभी आपने ऐसा तो देखा ही होगा कि इस खंबे से इस खंबे तक आपने कभी पहले कैसेट चलती थी रील वाली, देखिए कभी आपने रील की कैसेट देखिए, उनको आप यहां पर बांध दो इधर, और यहां पर बांध दो, और जैसे ही हवा इधर से चलेगी तो इधर तक जाएगी तरंग की गति की दिशा। और आपने देखा होगा कि वो कैसेट जो है ना ऐसे चलती थी, मतलब ऐसे हिलती थी वो और फिर बजती थी वो, ठीक है। उसके बाद आपने कोई दो डंडे लगा रखे नीचे, इस तरीके जमीन में गाड़ रखे हैं, उसमें एक रस्सी बांध दो आप, और रस्सी में देखो आप उसको एक बार नीचे खींच कर हिलाओ, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो सुरंग और गर्त के रूप में चलती है अनुप्रस्थ तरंगें। उसके बाद देखा होगा अपने सतह, जल सतह पर अनुप्रस्थ तरंगें, जल की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगें, ठीक है, ये भी आपने देखा होगा। आप देखो कि एक सिंपल उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, देखो ये आपका एक कुआं है, या कुएं के अंदर आप इसमें पानी मान लो, मान लिया पानी, आप इसमें कप से पानी भरो, किससे पानी भर रहे हैं, कप से, या किसी डब्बे से पानी भरो, तो ये वाला जो होगा ना, ये वाला, ये क्या होगा नीचे, मतलब डुबकी लगाएंगे, डुबकी लगेगी तो क्या होगा वो गर्त, और बाहर आएंगे तो ये क्या हो गया सुरंग। बात समझ में आएगी नहीं, देखो अब यहां पर ऐसे इस तरीके से, फिर से डुबकी लगा लो एक बार और, फिर से क्या होगा ये, मतलब समझ में आ रहा है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आ रहा होगा, समझ में क्यों नहीं आ रहा, मतलब कि इस तरीके से ही आकृति बनेगी। अंदर जाएगा गर्त और बाहर आएगा सुरंग, ठीक है, अंदर जाएगा गर्त, बाहर आएगा सुरंग। किसी छड़ में अनुप्रस्थ तरंग, छड़ देखी कभी आपने, अरे छड़ नहीं देखी क्या, कोई छड़ देखी होगी, उसमें अनुप्रस्थ तरंग होती है, मतलब समझने की कोशिश करो। मैंने आपको बता दिया सितार, गिटार, वीणा, है ना, भूकंप तरंगों में एस तरंगे, प्रकाश तरंगे, स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर तरंगे, ये सारी क्या होती हैं, सारी क्या होती हैं। जमीन देखिए आपने, कभी भूकंप आते जमीन फट जाती है, उसका अंदर का हिस्सा वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हैं, वो हो जाते हैं ना खड्डे खड्डे से, देखो वही भूकंप तरंगों में एस तरंगे होती है वो, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंग को आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आती है अनुदैर्घ्य तरंगे। जब किसी माध्यम में तरंगों का संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में गति करते हैं। जब किसी माध्यम में तरंगों का संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में गति करते हैं, तो वो क्या होता है बताओ, वो क्या होता है बताओ, होती है अनुदैर्घ्य तरंगें। तो इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं अनुदैर्घ्य तरंग का, तार की एक लंबी स्प्रिंग के एक सिरे को दीवार से बांधकर, तार की एक लंबी
स्प्रिंग के एक सिरे को दीवार से बांधकर दूसरे सिरे को पकड़कर आगे पीछे करने पर स्प्रिंग लंबाई के अनुसार कंपन करने लगती है। ठीक है। तार की एक तारोधारी तरंग में लिखना है आपको उदाहरण, इसका एग्जांपल क्या है? तार के स्प्रिंग के एक सिरे को दीवार से बांधकर दूसरे सिरे को पकड़कर आगे पीछे करने पर लंबाई के रूप में कंपन करता है, करता है। मान लो कि एक दीवार है, इससे आपने लंबाई में एक स्प्रिंग को ऐसे बांध रखा है, यहां से पकड़ रखा है इसको। आप इसको देखो, जितनी नजदीक ये होंगे ना, इस तरीके से देखो आप इसको। ठीक है। फिर आप इसको देखो इस तरीके से, फिर आप इसको देखो इस तरीके से। ठीक है। मतलब कि आप ये यहां देखो ध्यान से इसको, आप यहां पर देखो, इसके अंदर ये है कंप्रेशन, और यहां पर क्या है? यहां पर इसको आर बोल सकते हैं, रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। मतलब कि आप एक आपने स्प्रिंग देखी होगी, स्प्रिंग, उसके अंदर क्या होता है? संपीड़न और विरलन होता है। ठीक है। रेयर फ्रैक्शन होता है, कहने का मतलब ये है। संपीड़न में क्या होता है? कण पास पास आ जाते हैं, और विरलन में दूर दूर हो जाते हैं। तो ये होता है अनुदैर्घ्य तरंगों में। ठीक है। और इनके अंदर अगर हम बात कहें तो इसके बीच में ये तरंग दैर्घ्य होती है। कभी आपने ऐसा सुना है भूकंप आने से कोई आदमी दब गया? भूकंप आने से कोई आदमी नहीं दब जाता है, और कई क्या होते हैं उसमें धंस जाते हैं। जिसमें धंस जाते हैं ना, उसको अपन भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे कहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? एस तरंग। और यदि जो हो, मतलब कि उनको कहते हैं पी तरंगे। भूकंपीय तरंगों में पी तरंगे भी होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण क्या है? ध्वनि तरंगे हैं। क्या है? सबसे पहला उदाहरण इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें दूसरा है ध्वनि तरंगे। और भूकंपीय तरंगों में क्या है बताओ? पी प्रकार की तरंगें जो होती हैं वो होती हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, इसमें आप डिटेल लिखो चाहे मत लिखो, मैंने वैसे एग्जाम्पल दिया है तो। ठीक है। और कोई एग्जाम्पल है कि बताओ? और भी एक एग्जाम्पल है, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। तीसरा लिख सकते हो सर्पिलाकार, ये है, इसको अपन लिख सकते हैं इस उदाहरण को, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। ठीक है।
अब हम थोड़ा सा इसमें अंतर भी जान सकते हैं। इसमें खास फर्क क्या है, ये जो तरंगें होती है ना, ये जो तरंगें, ये तरंगें जो होती हैं इनमें आप एक अंतर लिखना है खास। ये तरंग कहाँ हो सकती है, ठोस में और द्रव की सतह पर। ये बात आपको इसमें जरूर लिखनी है, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात है इसके अंदर, ठीक है। इसमें जो है ना, यह तरंग क्या हो सकती है, यह तरंग किसमें, तीनों माध्यम में। तीनों माध्यम मतलब माध्यम में हो सकती ठीक है। तो ये बात आपको इसमें नोट करनी है। ठीक है, तो ये हमारे तरंगों के प्रकार तो कंप्लीट हो गए। ठीक है ना। आगे हम नेक्स्ट ध्वनि तरंग के बारे में पढ़ेंगे कि ध्वनि एक अलग से चैप्टर आता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है।